डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एंडोस्पर्म को स्टार्ट किया था और एंडोस्पर्म की 3 टाइप बताई गई थी। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म। यहाँ पर देखिए, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म यानी केंद्रकी भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और हेलोबियल भ्रूणपोष यानी माध्यमिक भ्रूणपोष। तो इसमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को मैंने डिटेल आपको बता दिया था। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि कोकोस न्यूसिफेरा के अंदर भी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही होता है और एंडोस्पर्म की जो वहाँ पर नेचर होती है वो लिक्विड रूप में पाई जाती है। तो ये हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म, कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष के अंदर जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का जैसे ही फर्स्ट डिवीज़न होता है, यानी फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, 1 से 2 बने, और इसके तुरंत बाद ही क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस हो जाता है, यानी कोशिका भित्ति बन जाती है। सेलुलर एंडोस्पर्म के अंदर किसी भी अवस्था में भ्रूणपोष के अंदर फ्री न्यूक्लियाई दिखाई नहीं देते हैं, यानी न्यूक्लियर डिवीज़न के साथ ही क्या बन जाती है, सेल वॉल बन जाती है, यानी साइटोकाइनेसिस हो जाता है। तो इसके अंदर हर डिवीज़न के बाद कोशिका भित्तियाँ बनती जाती हैं। स्नार्फ ने एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने ये जो सेल वॉल बन रही है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर जैसे ही फर्स्ट डिवीज़न होगा, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे। इसके बाद साइटोकाइनेसिस के दौरान जो सेल वॉल किस डायरेक्शन में बनेगी, उस डायरेक्शन के आधार पर सेलुलर एंडोस्पर्म को कुछ टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहली जो टाइप है सेलुलर एंडोस्पर्म की, जो टाइप है वो है एडोक्सा टाइप। ये जो टाइप्स रखी गई हैं ये सब प्लांट्स के आधार पर रखी गई हैं। तो एडोक्सा टाइप के अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर जब डिवीज़न होगा, जैसे ये डेवलपिंग जाइगोट है, और यहाँ पर जब पहला डिवीज़न होगा तो उसके बाद में जो साइटोकाइनेसिस होगा तो उसमें वर्टिकल यानी लंबवत दिशा के अंदर 2 कोशिकाएं बनती हैं, और दूसरा डिवीज़न होगा वो पहले डिवीज़न के परपेंडिकुलर होगा। तो इस प्रकार से 4 बेलनाकार कोशिकाएं बन जाती हैं। किस टाइप के अंदर, एडोक्सा टाइप के अंदर। दूसरी जो टाइप है वो है वर्बेस्कम। वर्बेस्कम टाइप। वर्बेस्कम टाइप के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि फर्स्ट जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है पहला, उसके अंदर फर्स्ट डिवीज़न ट्रांसवर्स होगा, जिससे ऊपर नीचे 2 कोशिकाएं बनेंगी, और इसके बाद जो डिवीज़न होगा वो वर्टिकल होगा। इस तरीके से, यानी ये जो 2 डॉटर सेल्स बनी हैं इनके अंदर डिवीज़न कैसा हो रहा है, वर्टिकल दिशा में हो रहा है। तो इस प्रकार से एम्ब्रियो सैक के अंदर जो डिवीज़न्स हो रहे हैं और साइटोकाइनेसिस हो रहा है भ्रूणकोश के अंदर, उसके आधार पर इन टाइप्स को रखा गया है कि इसके अंदर सेलुलर टाइप के अंदर, कोशिकीय भ्रूणकोश के प्रकार के अंदर। इसके बाद अगली टाइप है एनोना टाइप।
एनोना टाइप। एनोना टाइप के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो डिवीज़न होते हैं वो डिवीज़न, उन डिविजन्स के बाद बनने वाली जो सेल्स होती हैं वो सब ट्रांसवर्स, यानी पहला डिवीज़न हुआ साइटोकाइनेसिस के दौरान 2 कोशिकाएं ऊपर नीचे बनी, फिर उनके अंदर भी जो डिवीज़न होगा तो उसके दौरान भी अनुप्रस्थ विभाजन ही होंगे। तो एनोना के अंदर जो बनने वाली सेल्स हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर होती हैं, यानी ट्रांसवर्स डिविजन्स होते हैं। अगली टाइप मायोसोटिस। मायोसोटिस टाइप के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर जो सेल वॉल बनती है फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन के बाद, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के अंदर जब डिवीज़न होगा तो उस टाइप के अंदर तिरछा विभाजन यानी तिरछी कोशिकाएं बनती हैं ऑब्लिक प्लेन के अंदर। तो ये डिफरेंस हमने अपने को देखने को मिलता है किसके अंदर, मायोसिटिस टाइप के अंदर। और एक टाइप है गुनेरिया। गुनेरा और सिनेसिया 2 प्लांट हैं। तो उनके अंदर क्या है कि कोई अनिश्चित, यानी सेल वॉल किस तरह से बनेंगी वो निश्चित नहीं है। तो उन प्लांट के आधार पर सिनेसियो या गुनेरा टाइप कहा जाता है। इस प्रकार से सेलुलर एंडोस्पर्म कितने प्रकार के हो गया, 4-5 प्रकार का होता है। तीसरी जो टाइप है वो है हेलोबियल यानी माध्यमिक भ्रूणपोष। माध्यमिक भ्रूणपोष के अंदर इनके बीच की स्थिति देखने को मिलती है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर विभाजन होते समय जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो चेलाजल सिरे की ओर चला जाता है और वहाँ जाकर के डिवाइड करता है और इससे 2 न्यूक्लियस बने, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाता है। इस प्रकार से माइक्रोपाइलर चैम्बर बड़ा बनता है, चेलाजल चैम्बर छोटा बनता है। फिर आगे के विभाजनों के अंदर देखा गया है जो चेलाजल टाइप के चैम्बर बना है उसके अंदर कुछ एक न्यूक्लियर डिवीज़न ही होते हैं और बनने वाले जो न्यूक्लियाई हैं वो फ्री न्यूक्लियर कंडीशन में पेरीफेरी पर रहते हैं। जो माइक्रोपाइलर चैम्बर है उस माइक्रोपाइलर चैम्बर के अंदर ज़्यादा न्यूक्लियर डिवीज़न होते हैं और सब परिधीप की ओर चले जाते हैं। इस तरीके से, और कुछ समय के बाद इनके बीच में सेल वॉल भी बन जाती हैं, यानी यहाँ पर साइटोकाइनेसिस भी हो जाता है। ये सब होने के बाद जो चेलाजल चैम्बर है इसके न्यूक्लियाई भी डीजेनरेट हो जाते हैं और कई बार ये वाला पार्ट पूरा का पूरा ही डीजेनरेट हो जाता है। डीजेनरेटिंग चेलाजल पार्ट। माइक्रोपाइलर पार्ट ही शेष बचता है। तो ये इन दोनों के बीच की स्थिति है और ये जो टाइप है ये टाइप मोनोकोट्स के अंदर पाई जाती है। एक बीजपत्री पौधों के अंदर देखने को मिलती है ये, और एक बीजपत्री पौधों में भी विशेष रूप से
एक समूह है जिसे कहा जाता है हेलोबी। हेलोबी समूह के अंदर जो प्लांट हैं, उनके प्लांट के अंदर जो भ्रूणपोष हैं वो हेलोबियल टाइप के बनते हैं, इसलिए उस समूह का नाम ही क्या रख दिया गया है, हेलोबी। तो ये कुछ एंडोस्पर्म्स की टाइप थी। और हम जानते हैं कि एंडोस्पर्म ऑटो जनरेटिंग बॉडी नहीं है फूड न्यूट्रिशन के लिए। ये फूड न्यूट्रिशन कहाँ से लाता है, बाहर के सराउंडिंग टिश्यू से, जैसे न्यूसिलस से या कई बार इंटेगुमेंट से। सराउंडिंग टिश्यू से ही न्यूसिलस एंडोस्पर्म फूड रिजर्व करता है। तो अब इसके लिए इसकी जो सरफेस है एंडोस्पर्म की वो एब्जॉर्प्टिव हो जाती है और कुछ आउटग्रोथ्स निकालती है जो कि सराउंडिंग टिश्यू से क्या लाते हैं, न्यूट्रिशन। तो वो जो अतिवृद्धियाँ निकलती हैं उनको कहा जाता है एंडोस्पर्म होस्टोरिया। भ्रूणपोष सूचकांक। तो एंडोस्पर्म होस्टोरिया सभी प्रकार के एंडोस्पर्म में बनते हैं और ये सूचकांक 3 प्रकार के होते हैं, जैसे माइक्रोपाइलर, एंडोस्पर्म होस्टोरिया या होस्टोरियम, सेलाजल एंडोस्पर्म होस्टोरियम और माइक्रोपाइलर सेलाजल। तीन तरह के सूचकांक बनते हैं। कई बार तो माइक्रोपाइलर साइड के अंदर ही होस्टोरियम निकलता है इस तरीके से। ये सरफेस एब्जॉर्प्टिव हो जाती है, यहाँ पर डेवलपिंग जैसे प्रोएम्ब्रियो है, न्यूट्रिशन ला रही है, तो ये माइक्रोपाइलर होस्टोरियम हो जाएगा। जैसे ये देखा गया है इम्पेसेंस के अंदर, बालसम जिसे कहते हैं। सेलाजल होस्टोरियम, ये सेलाजल होस्टोरियम है। ये सेलुलर है एंडोस्पर्म और इसका जो पिछला जो हिस्सा है वो उसमें फ्री न्यूक्लियाई रहते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडेज। तो ये सेलाजल होस्टोरियम है जो कि प्रोटिएसी फैमिली का प्लांट है, ग्रेविलिया रोबस्टा। ग्रेविलिया रोबस्टा इस प्लांट के अंदर देखा गया है इसमें। माइक्रोपाइलर सेलाजल होस्टोरियम भी दोनों साइड के अंदर बनते हैं, जैसे इधर भी और सेलाजल साइड के अंदर भी ये स्थिति भी बन जाती है। ये सेलुलर है, तो ये माइक्रोपाइलर होस्टोरियम होगा और ये कैसा होगा, सेलाजल होस्टोरियम। जैसे बोराजिनेसी फैमिली का प्लांट है नीमोफिला ओरिटा। नीमोफिला ओरिटा। एंडोस्पर्म एक पोषक टिश्यू है, अगर एंडोस्पर्म नहीं होगा तो हेल्दी सीड्स नहीं बनेंगे। तो इस प्रकार से ये एंडोस्पर्म वाला पार्ट भी पूरा होता है। इसके बाद इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, जैसे जीनिया और मेटाजीनिया। कुछ टर्म्स हैं जीनिया एंड मेटाजीनिया।
तो ये वर्ड कहाँ पर यूज़ होते हैं एंडोस्पर्म को लेकर के? तो इसमें जीनिया का जो वर्ड है इसको फोके के द्वारा यूज़ किया था सबसे पहले 1881 के अंदर, और इन्होंने ये जो वर्ड यूज़ किया था जीनिया, ये पोलन ग्रेन का एंडोस्पर्म के ऊपर डायरेक्ट जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव को देखने के लिए किया था। किस वर्ड का प्रयोग? जीनिया वर्ड का प्रयोग। तो इसको देखने के लिए हम जैसे समझें, मेज के अंदर, मक्का के अंदर दो प्रकार के एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, येलो एंड वाइट। जो मेज प्लांट है, मेज प्लांट, मक्का में दो प्रकार के भ्रूणपोष मिलते हैं, पीले और भूरे रंग, सफ़ेद रंग के। तो अब पोलन ग्रेन का इन एंडोस्पर्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखने के लिए, जैसे हम मान लो ये एंडोस्पर्म पोलर न्यूक्लियाई हैं, वाइट भ्रूणपोष वाली वैरायटी है जिसके अंदर ये एम्ब्रियो सेक बना हुआ है। वाइट यानी ये रिसेसिव स्थिति है, अप्रभावी। येलो वाले जो हैं वो कैसे होते हैं? डोमिनेंट, प्रभावी। अब इस वैरायटी को अगर पोलिनेट किया जाए किसके साथ में? येलो यानी डोमिनेंट वैरायटी वाले पोलन ग्रेन्स के, यानी पीले भ्रूणपोष वाली वैरायटी के पोलन ग्रेन से अगर सफ़ेद भ्रूणपोष वाली वैरायटी को परागित किया जाता है तो फिर जो डेवलपमेंट होता है एंडोस्पर्म का वो उस वैरायटी के अंदर किस प्रकार से होगा? येलो। यानी ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये पीली वैरायटी के पोलन ग्रेन्स हैं, जो कि पीला जो लक्षण है वो कैसा है? भ्रूणपोष का प्रभावी है। और इसके अंदर जो फीमेल पार्ट है वो कैसा है? अप्रभावी वाली वैरायटी का है। तो अब जो एंडोस्पर्म बनेंगे वो येलो होंगे, यानी यहाँ पर पोलन ग्रेन का डायरेक्ट इफेक्ट है, यानी जीनिया उपस्थित है। इसका उल्टा अगर कर लिया जाए, यहाँ येलो एंडोस्पर्म वाली वैरायटी है यानी, और इसको वाइट पोलन ग्रेन वाली वैरायटी से अगर पोलिनेट किया जाता है, जो एंडोस्पर्म अगर डेवलप होगा आगे चल करके उन किस्मों के अंदर, तो कैसा होगा? येलो। यानी पोलन ग्रेन का जो जीनिया है वो इस वैरायटी पर अप्रभावी है। यानी पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए था? एंडोस्पर्म कैसा होना चाहिए था? अप्रभावी था, यानी वाइट था। तो यहाँ पोलन ग्रेन का असर यहाँ पर नहीं है, जीनिया अनुपस्थित है। तो इस प्रकार से पोलन ग्रेन का डायरेक्ट इफेक्ट देखने के लिए वर्ड यूज़ किया गया था, और जीनिया वर्ड बाद में ये देखा गया कि पोलन ग्रेन्स सिर्फ एंडोस्पर्म को ही प्रभावित नहीं करते हैं। पोलन ग्रेन्स एंडोस्पर्म के बाहर के टिश्यू जैसे फलों की शेप, सीड कोट, इन सब को, या मैचुरेशन का टाइम, इन सब को भी प्रभावित करते हैं। तो अगर पोलन ग्रेन एंडोस्पर्म्स के बाहर के टिश्यू जो वेजिटेटिव टिश्यू हैं उनको भी अगर अफेक्टेड कर रहे हैं तो उस स्थिति के अंदर क्या कहा जाता है? मेटाजीनिया। और इसको देखा भी है, जैसे स्विंगल ने देखा था कि फिनिक्स के अंदर, खजूर के अंदर फलों के पकने का समय और उनके फलों का आकार किसके द्वारा निर्भर होता है?
पोलन ग्रेन्स के द्वारा। पोलन ग्रेन्स के द्वारा कुछ हार्मोन्स निकलते हैं और उन हार्मोन्स के निकलने से ही वो फलों का आकार बढ़ता है और उनकी शेप बदलती है। तो ये सब मेटाजीनिया कहलाता है। इसके बाद एक टर्म है मोज़ेक एंडोस्पर्म। मोज़ेक एंडोस्पर्म। मोज़ेक एंडोस्पर्म का अर्थ होता है जब एंडोस्पर्म के अंदर बीच बीच में पैचेज आ जाते हैं अलग अलग रंगों के, तो वो चितकबरा, धब्बेदार या मोज़ेक पैटर्न का भ्रूणपोष बन जाता है। और ये स्थिति भी मेज़ के अंदर देखी गई है। मेज़ के अंदर शर्करायुक्त और स्टार्च युक्त दोनों प्रकार के एंडोस्पर्म पाए जाते हैं। तो इस सब के कारण कुछ जगह पीले पैचेज, कुछ जगह पर वाइट पैचेज बन जाते हैं। और इसका जो मेन जो कारण है वो ये है कि जब ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं तो दूसरा जो मेल गैमेट यहाँ पर आया है वो हो सकता है कि इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूजन नहीं हो और इंडिपेंडेंटली डिवीज़न शुरू हो जाएं। ये अपने डिवीज़न करता जा रहा है, ये अपने डिवीज़न करते जा रहे हैं। तो दो तरह का एंडोस्पर्म बन गया। या फिर ये हो सकता है इन दो पोलर न्यूक्लियाई में से एक ध्रुवीय केंद्रक तो यहाँ पर मिल गया, दूसरा फ्री रह गया, ये सेपरेट। तो इसने अपना अलग डिवीज़न शुरू कर दिया, इसने अपना अलग डिवीज़न। इसलिए दो तरह के एंडोस्पर्म के अंदर पैचेज बनते हैं। वेबर ने इसको बताया था सबसे पहले। वेबर ने। एक इसी प्रकार से टर्म और आता है जिसे कहते हैं र्यूमिनेट एंडोस्पर्म। र्यूमिनेट यानी चर्मी ताप बोलते हैं इसको। अगर एंडोस्पर्म की जो सरफेस है उसके अंदर कहीं भी अनइवननेस है, कहीं से भी अगर एकसार नहीं है, एंडोस्पर्म की सरफेस अगर एकसार नहीं है, अनइवननेस है या इरेगुलरिटीज़ हैं, अनियमितताएं हैं, तो इस प्रकार का भ्रूणपोष क्या कहलाएगा? र्यूमिनेट एंडोस्पर्म। और र्यूमिनेट एंडोस्पर्म कई प्रकार से हो सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये स्थिति है, ये सीड कोट है या ये एंडोस्पर्म, ये न्यूसिलस है। तो अगर सीड कोट जो है, ये सीड कोट जब न्यूसिलस कंज्यूम हो जाता है तो सीड कोट एंडोस्पर्म के डायरेक्ट संपर्क में क्या जाता है? सीड कोट। तो एंडोस्पर्म सीड कोट से फूड को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। इसलिए सीड कोट की सरफेस के अंदर क्या आ जाते हैं? अनइवननेस आ जाती है। इस प्रकार से अनियमितता आ जाती है। जैसे पेसीफ्लोरा के अंदर और कुकुरबिटेसी फैमिली के प्लांट। या फिर एंडोस्पर्म की सरफेस के इरेगुलर या अनइवन होने का कारण खुद एंडोस्पर्म भी हो सकता है। ये एंडोस्पर्म स्वयं न्यूट्रिशन लेने के लिए न्यूसिलस के अंदर पुश कर जाता है और कहाँ तक पहुँच जाता है? सीड कोट तक। जैसे यहाँ पर मान लो कि ये अंदर तक चला गया, ये वाला पार्ट। तो एंडोस्पर्म की सरफेस कैसे हो जाती है? अनइवन। और ये मिलता है जैसे कि इसके अंदर मिरिस्टिका एंड कोकोलोबा।
इन प्लांट के अंदर र्यूमिनेट एंडोस्पर्म का कारण एंडोस्पर्म इटसेल्फ होता है। तो ये एंडोस्पर्म वाला पार्ट भी पूरा हो गया है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनी इन एंजियोस्पर्म, यानी एंजियोस्पर्म के अंदर भ्रूण का डेवलपमेंट किन विधियों से होता है, किस प्रकार से होता है। थैंक यू।